नमस्कार। और इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं या आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। उसी सीरीज़ में आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3 से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्प्रेडशीट या कहें कैल्क वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ में अपना पहला सवाल आपका समय न बर्बाद करते हुए, कैल्क क्या है? तो कैल्क क्या एक ग्राफिकल प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर होता है, स्प्रेडशीट होता है या नन ऑफ दीज होता है? तो कैल्क आपको पता होगा लिब्रे ऑफिस सूट का एक प्रोग्राम है जो कि स्प्रेडशीट वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसमें आप कैलकुलेटिव काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। कैल्क एक स्प्रेडशीट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? अब क्या देखते हैं यहाँ पर जवाब में, और ये सारे ऑप्शन बच्चों के लिए नए ही रहते हैं। जैसे देखिए, पहला वीसी कैल्क है, उसके बाद लोटस 1, 2, 3 है, उसके बाद मल्टीप्लान है। तो ये तीनों जो है आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन है ये पूछा जा रहा है, या ऑल ऑफ दीज हैं? तो यहाँ पर ये चीज़ जान लीजिए, ये तीनों ही आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन क्योंकि सिलेबस में इसे नहीं डिस्कस किया जाता तो बच्चे इस सवाल को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपको टिक करना है। चलिए तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम फॉर्म्स रो और कॉलम जब टकराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जैसे ये रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं, रोज़ हो गई। अब ये टकरा रहे हैं तो ये जो बॉक्स बन रहा है इसको क्या कहते हैं? क्या इसको स्क्वायर कहते हैं, क्या सेल कहते हैं, क्या ओवल कहते हैं, या वर्कशीट कहते हैं? तो ये जो रोज़ कॉलम टकराते हैं इस चीज़ को कहते हैं सेल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, रोज़ कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनती है और सेल सारे जुड़ जाते हैं तो स्प्रेडशीट बनाते हैं। चलिए अगला है। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क वर्कबुक इज़? जो आपकी कैल्क वर्कबुक की फ़ाइल बनती है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम, मतलब अपने आप से जो एक्सटेंशन नेम लगता है वो क्या होता है? क्या XLR होता है, EXE होता है, EXL होता है, या ODS होता है? तो जो आपकी कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ods। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने पाँचवें सवाल की तरफ। न्यू, ओपन, सेव एक्सेट्रा आर द कमांड्स ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। न्यू, ओपन और सेव ये आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के कमांड होते हैं। अब ये किस मेनू से रिलेटेड हैं ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या ये फाइल मेनू से रिलेटेड हैं, रिव्यू मेनू से रिलेटेड हैं, इंसर्ट से रिलेटेड हैं, या व्यू से रिलेटेड हैं? तो चलिए सही ऑप्शन बताइए, ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइल मेन्यू से रिलेटेड हैं। यहाँ पर फाइल में आपको न्यू, ओपन, सेव एज ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद चलिए छठवां सवाल देखते हैं। इन कैल्क द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन द? कैल्क में जो एक्टिव सेल का कंटेंट है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है? मतलब जिस सेल पर आप क्लिक कर देते हैं उस सेल में जो लिखा रहे वो कहाँ पर दिखता है? क्या वो चीज़ फुटर बार में दिखता है? नहीं। क्या वो चीज़ टूल बार में दिखता है? ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है टूल बार के अंदर। क्या टास्क बार पर दिखता है? टास्क बार पर कई सारी चीज़ें दिखती हैं पर ये चीज़ नहीं दिखती है। क्या फार्मूला बार में दिखता है? तो फार्मूला बार में ही दिखता है। किसी भी सेल में क्या लिखा है, अगर उस सेल पे आपने क्लिक किया है वो एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल मतलब उस सेल पर आपने क्लिक किया है, उसे सेलेक्ट किया है, तो वो आपका फार्मूला बार में दिखता है। अगर फार्मूला लगा हो तो वो फार्मूला बार में दिखता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल। कैल्क डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड एज फाइल्स कॉल्ड? कैल्क डॉक्यूमेंट जब स्टोर किया जाता है फाइल के रूप में तो उस फाइल को क्या कहते हैं? क्या उस फाइल को वर्कफोर्स कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, वर्क टेबल कहते हैं, या वर्क ग्रुप कहते हैं? तो जो कैल्क फाइल बनाती है उस फाइल को कहते हैं वर्कशीट। यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से सही है। चलिए अगला सवाल जो कि आपका 8वें नंबर का है। वर्कबुक इज़ कलेक्शन ऑफ? वर्कबुक कलेक्शन है आपका पेज सेटअप का, बटन्स का, डायग्राम्स का, या वर्कशीट का? तो जो वर्कबुक होती है वो कैसे बनती है? तो जब कई सारी वर्कशीट आपस में मिल जाती हैं तो वर्कबुक बन जाती हैं। एक्सेल का जो पेज होता है उसे वर्कशीट कहते हैं, और वो सारी वर्कशीट जब एक साथ मिल जाती हैं तो वर्कबुक बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन वर्कशीट सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कबुक
वन शुड क्लिक मतलब एक आपको वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में लिब्रे ऑफिस वर्कबुक में जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है उसमें नीचे राइट साइड में देखेंगे तो आपको सीट स्विच करने का ऑप्शन मिलता है कि सीट 1 पे रहना है, सीट 2 पे रहना है या सीट 3 पे जाना है, वहीं से आप सीट्स को स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव सेल नहीं, स्क्रॉल बार नहीं, सीट टैब, तो ये आपका सी ऑप्शन एकदम से सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ कैल्क विंडो, कैल्क विंडो के बॉटम में सबसे नीचे की तरफ आपको क्या दिखता है? क्या स्टेटस बार दिखता है, नेम बॉक्स दिखता है, फॉर्मूला बार दिखता है या टाइटल बार दिखता है? तो कैल्क ही नहीं, आप राइटर में, इम्प्रेस में या आप MS वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको सभी जगह पर स्टेटस बार दिखेगा। यहाँ पर कितने पेज हैं, कितनी सीट है, कितने वर्ड लिखे हैं, कितना जूम है, ये सारी चीज़ यहाँ पर दिखती है। तो यहाँ पर स्टेटस बार पे आपको टिक कर देना है। ठीक, चलिए तो ये 10 सवाल हो गए। 11वां सवाल देखते हैं। टैब इज़ यूज टू इंसर्ट मीडिया पिक्चर एक्सेट्रा, तो कौन से टैब से आप इंसर्ट कर सकते हैं मीडिया पिक्चर या कुछ भी इंसर्ट करना हो तो कहाँ से इंसर्ट होगा? फाइल मेनू से, एडिट मेनू से या एडिट टैब से, इंसर्ट टैब से या व्यू टैब से? देखिए कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, जब कोई चीज़ इंसर्ट करनी होती है तो हम जाते हैं इंसर्ट टैब में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है 12वां सवाल। अ वर्कशीट रेंज रिफर्स टू, वर्कशीट रेंज रिफ़र की जाती है अ कमांड यूज टू डेट मॉडलिंग, अ रेंज वैल्यू सच एज फ्रॉम 23 टू 234, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट। तो यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ सेल्स आपका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। इसके बाद चलिए 13वां ऑप्शन। अ सेल रेंज ऑलवेज हैज़ द डैश डैश सिंबल बिटवीन द सेल रेफरेंस, तो जो सेल रेफरेंस होता है उसके बीच में सेल रेंज जब होता है तो उसमें क्या साइन होती है? मतलब अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कि मान लीजिए इस सेल से कोई एक सेल है, मान लीजिए A2, और वहाँ से आप A8 तक सारी सेल सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में 8 लिख लूँ, पहले माउस से ही लिख रहा हूँ, थोड़ी साइन गड़बड़ बन रही है। तो A2 से A8 तक सारी सेल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सी साइन बनेगी? क्या सेमीकोलन बनेगा? नहीं। फुल स्टॉप बनेगा? नहीं। कॉमा बनेगा? नहीं। कोलन बनेगा? हाँ। इन दोनों के बीच में कोलन लगाएंगे तो आपका सिस्टम या सीट समझ जाएगी कि इन दोनों के बीच में जितनी भी सेल आनी है सभी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए अगला सवाल 13वां। अ सेल रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम टू फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। अब इसको देखिए, फर्स्ट कॉलम मतलब A, फर्स्ट रो मतलब 1, फिर देखिए फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ मतलब ABCDE, और फोर्थ रो मतलब 4, A1 से E4। अब ऑप्शन में मैच कराइए तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? इस तरीके से, यहाँ पर A ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेल एड्रेस A4 इन द फॉर्मूला मीन्स इट इज़ अ रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव इस तरीके से लिखा रहे तो इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं 16वां सवाल। अ सेल एड्रेस, यहाँ पर डॉलर की साइन लगी है, A4 इन द फॉर्मूला वर्ड्स इट इज़ अ, अगर इस तरीके से लिखा रहे तो ये भी आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। अगला देखिए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग ऑकर्स व्हेन, मतलब रिलेटिव तो 2 हमने पढ़ लिया, लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कब होता है? जब फॉर्मूला इज ड्रैग्ड बट द सेल रेफरेंस डू नॉट एडजस्ट। तो यहाँ पर A ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जा रहा है। A ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद 18वां सवाल देखते हैं। अंडर विच टैब द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन किस टैब के अंतर्गत आपको मिलता है? क्या वो फॉर्मूला टैग के अंतर्गत मिलता है, डेट टैब के अंतर्गत मिलता है, फाइल के अंदर या व्यू के अंदर मिलता है? तो प्रिंट प्रीव्यू ये सारी चीज़ें आपको फाइल टैब में ही मिल जाती हैं, फाइल मेनू में ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको सही कर देना है। इसके बाद चलिए 19वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज़ एज ऑप्शन फॉर सेविंग अ फाइल। फाइल को सेव करना है तो इनमें से कौन सा आप ऑप्शन के तौर पे यूज़ करेंगे? सेव बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार में जो सेव बटन होती है उससे सेव कर सकते हैं।
सेव ऑप्शन फॉर फाइल मेनू में जाकर सेव ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ये भी सही है। या आप कंट्रोल एस दबा सकते हैं, तो कंट्रोल एस शॉर्टकट की होती है सेव की, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों तरीके आपके जायज़ हैं, सही हैं, इन तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। चलिए बढ़ रहे हैं आगे अपने 20वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन कैल्क। कैल्क में इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? नंबर, टेक्स्ट, कैरेक्टर, डेट एंड टाइम। तो कैरेक्टर कोई डेटा टाइप नहीं होता, यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। टेक्स्ट उसके लिए होता ही होता है। चलिए इसके बाद 21वां, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टोर डेट्स इंटरनली एज। डेट्स को इंटरनली किस तरीके से स्टोर किया जाता है? डेट के तौर पे, टेक्स्ट के, नंबर, डेट एंड टाइम के तौर पे। डेट को नंबर के तौर पे स्टोर करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है, ठीक। और यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं तो मतलब वीडियो आपके काम की है, नहीं तो 21 सवाल तक तो आप पहुँचते ना। तो अगर ये कंटेंट काम का है आपके और लग रहा है कि कुछ मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन आता है हमें भी, ताकि और अच्छे कंटेंट आपको हम दे पाएँ। चलिए यहाँ पर 22वां सवाल देखिए। टू सेलेक्ट अ सिंगल इंटायर कॉलम द ईजीएस्ट मेथड इज़ टू। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो सबसे आसान तरीका ये होता है, अगर पूरा कॉलम या पूरा रो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो हेडिंग में ABCD लिखा है या 1 2 3 4 लिखा है, उस पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए बस। अगर उस पर क्लिक करते हैं तो पूरा कॉलम क्लिक हो जाएगा, ABCD पे करेंगे और नीचे की तरफ अगर इधर देखें 1 2 3 4 पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर क्लिक कॉलम हेडिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 23वां देखते हैं। द autofill feature extends a sequential series of data, automatically add range of cell values, appeals a border around selected cells, none of the above। तो autofill feature क्या होता है? मान लीजिए आपने 1 लिखा, फिर नीचे 2 लिखा, उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो 3 4 5 6 7 8 पूरी सीरीज़ अपने आप से भर जाती है। तो ये सीरीज़ को पूरी करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सटेंड अ सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ डेटा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद देखते हैं अपना अगला सवाल जो कि 24वां है। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग प्रोवाइड्स यू टू द वर्कशीट डेटा। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग क्या प्रोवाइड करती हैं? फॉर्मेटिंग, मैनिपुलेट, इंक्रीज, डिक्रीज। तो मैनिपुलेट, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम से करेक्ट है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं 25वां। विच अलाउज यू टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डेटा। तो इनमें से स्पेसिफिक डेटा मतलब जो डेटा आप चाह रहे हैं सिर्फ वही दिखे, उसके अलावा जो डेटा नहीं चाह रहे हैं ना दिखे, तो ये फ़िल्टर करने का काम है और इसके लिए फ़िल्टरिंग का ऑप्शन होता है। ऑप्शन में देखें सॉर्टिंग, फ़िल्टरिंग, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका एकदम से करेक्ट हो जा रहा है, ठीक। फ़िल्टर करना मतलब छान लेना, जो चीज़ चाह रहे हैं वो नीचे जाए, जो चीज़ चाह रहे हैं वो ऊपर रह जाए, तो फ़िल्टरिंग ऑप्शन ही ये होता है। चलिए अगला सवाल। टू कंबाइन द रेंज ऑफ सेल फॉर वेरियस कैलकुलेशन ऑपरेटर्स आर यूज। विभिन्न गणनाओं के लिए कोशिकाओं की श्रेणी को संयोजित करना ऑपरेटरों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कौन से ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? अरिथमेटिक, रेफरेंस, कंपैरिजन, टेक्स्ट कंसंट्रेशन। तो यहाँ कॉन्कैटिनेशन, तो यहाँ पर रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसके बाद 27वां सवाल है। इन कैल्क दिस इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज इन पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब पहले से जो डिफाइंड फार्मूला होते हैं जिनका काम होता है कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना, जो पहले से मतलब पहले से सेव कर दिए गए हैं, ऐसे फॉर्मूले कैल्क में क्या कहलाते हैं? तो जो पहले से सेव फॉर्मूले होते हैं उनको क्या वैल्यू कहते हैं, डेटा सीरीज कहते हैं, फंक्शन कहते हैं या फील्ड कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं फंक्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। क्या चीज़ कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। इफ़ यू टाइप इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6, अब यहाँ पर ब्रैकेट में 6 - 4 है, यहाँ पर गलती हो गई है। A1 सेल में अगर ऐसा आप लिख दें तो क्या चीज़ आएगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 6 - 4 2 हो जाएगा और 2 × 2 क्या होगा? 2 × 2 जब सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए तो बी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, जैसे मैथ होती है बेसिक, वही यहाँ पर लगेगी। अगला देखिए इज इक्वल टू काउंट 4 78, फॉल्स, 18 विल रिटर्न। जब इस चीज़ को काउंट करेंगे काउंट फार्मूले की सहायता से तो क्या हमारा वैल्यू रिटर्न में आएगी? तो जो काउंट फार्मूला है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करेगा। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और तीसरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 3 ही न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये फॉल्स काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पर जवाब हमारा क्या आएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। चलिए अगला है 31वां सवाल। इन कैल्क चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच टैब।
कैल्क में चार्ट किस टैब की सहायता से क्रिएट किया जाता है? इंसर्ट, फॉर्मेट, फाइल या सीट। तो कोई भी चीज़ इंसर्ट हो रही है चाहे वो चार्ट ही क्यों ना हो, उसको इंसर्ट टैब की ही सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने 32वें सवाल की तरफ। इसके बाद 32वां सवाल है, अ चार्ट इज क्रिएटेड ऑन बेसिस ऑफ वैल्यूज़ इन। चार्ट जो है वैल्यूज़ की बेसिस पर किन में क्रिएट किया जाता है? मेल मर्ज में नहीं, डेटाबेस में नहीं, स्प्रेडशीट में। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट, वैसे भी स्प्रेडशीट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अंदाजे से भी ये यहाँ सही कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ की सहायता से जब क्रिएट किया जाता है तो स्प्रेडशीट से ही होता है ये। चलिए अगला सीखते हैं सवाल। इसके बाद 33वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज़ यूज टू कंपेयरिंग द चेंजेस इन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजेस हुए हों, समय के साथ डेटा में जो चेंजेस हुए हों, उसको कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट यूज़ किया जाता है? क्या वो बार चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है या लाइन चार्ट होता है? तो इस तरीके के कंपेरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं एरिया चार्ट। ठीक, चलिए इसके बाद 34वां सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग चार्ट सेलेक्ट्स ओनली द रेंज ऑफ द डेटा सीरीज। तो यहाँ पर ऑप्शन है लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, बार चार्ट। तो इसके लिए पाई चार्ट यूज़ होता है। पाई चार्ट का जनरली यूज़ जब होल सम दिखाना होता है कि 100 में से कितने प्रतिशत लोग, जैसे वोट का होता है किस पार्टी ने कितना वोट गेन किया, तो पाई चार्ट यूज़ करते हैं। ये गोल गोल होता है, आपने देखा भी होगा, और इसमें परसेंटेज दिखाया जाता है, इतने प्रतिशत हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे तरीके से, या इतना वोट मिला, इतने लोग पास हुए, इतने लोग फेल हुए, ये सारी चीज़ों के लिए। 35वां सवाल है, द अनदर नेम ऑफ द एक्स वाई चार्ट इज़। एक्स वाई चार्ट का एक और नाम है, उसे क्या कहते हैं? कॉलम चार्ट, नेट चार्ट, बार चार्ट या स्कैटर चार्ट। तो एक्स वाई चार्ट जो होता है इसका दूसरा नाम स्कैटर चार्ट है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एकदम से सही हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 36वां सवाल है, अ चार्ट प्लेस्ड इन वर्कशीट इज़ कॉल्ड। वर्कशीट में जो चार्ट रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या फॉर्मेटिंग चार्ट कहते हैं, एम्बेडेड चार्ट कहते हैं, अलाइन चार्ट कहते हैं या हैंगिंग चार्ट कहते हैं? तो उसको अलाइन चार्ट कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से सही है आपका। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 37वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट पाई चार्ट। पाई चार्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है? तो पाई चार्ट को क्रिएट करने के लिए क्या ब्राउज़र सॉफ्टवेयर लगता है? नहीं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो हाँ, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पाई चार्ट या किसी भी तरीके का चार्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलिए अगला देखते हैं 38वां सवाल, यू कैन प्लेस द चार्ट लीजेंड इन द चार्ट एट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बॉटम। चार्ट लीजेंड को कहाँ पर आप रख सकते हैं? बॉटम पे, कॉर्नर पे, टॉप, राइट, लेफ्ट पे। तो इन सभी जगहों पर इसे रखा जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज आपका सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं 39वां सवाल की तरफ, इन द सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट यू वांट टू प्लॉट इन द चार्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है डेटा सीरीज, डेटा लेवल, चार्ट एरिया या ग्रिड लाइंस। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका डेटा सीरीज। ठीक है, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की ब्रिंग्स द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑन द सीट दैट कंटेन डेटा। तो कोई सेल आपको लास्ट पे लेकर आनी है, मतलब जैसे आपको लास्ट सेल सिलेक्ट करनी है ऐसे स्प्रेडशीट पे जिसमें डेटा है, तो कौन सी शॉर्टकट की आपकी काम में आएगी? कंट्रोल होम की, कंट्रोल एंड की, कंट्रोल पेज डाउन की या कंट्रोल डाउन एरो की। तो इसके लिए आपका कंट्रोल एंड यूज़ होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर 41वां सवाल, यू कैन सेलेक्ट ऑल सेल्स इन द वर्कशीट बाय प्रेसिंग डैश डैश शॉर्टकट की। तो आपको अगर पूरी सेल सिलेक्ट करनी हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे? तो पूरी सेल को सिलेक्ट करने के लिए हर जगह जैसे पूरा डेटा सिलेक्ट करना हो, पूरी फाइल सेलेक्ट करनी हो, पूरे फोल्डर सेलेक्ट करने हो, तो उसके लिए कंट्रोल ए ही यूज़ करते हैं। कंट्रोल ए का काम ही है सेलेक्ट ऑल का। ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर कंट्रोल ए आपको मिल जाएगा, ये सही जवाब है। चलिए आखिरी 9 सवाल हैं। अगर बोर हो रहे हो तो एकदम फिर से जग जाइए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आ रहा होगा, हमारी मेहनत दिख रही होगी और वो सब्सक्राइब में भी आप दिखाएंगे, क्योंकि देखिए एजुकेशनल कंटेंट में मैं बार बार कहता हूँ मोटिवेशन काफ़ी कम आता है। अगर इंटरटेनमेंट में इतनी मेहनत, इतनी वीडियो हमने डाली होती तो हम आज कहीं और होते, लेकिन एजुकेशन के प्रयास में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम समझते हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, इस चीज़ को समझेंगे और अप्रिसिएट करेंगे हमें। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई कि हाउ टू रिमूव बॉर्डर्स अप्लाइड इन सेल। सेल में अगर बॉर्डर आपने सेलेक्ट कर लिया है, लगा दिया है, तो उसको कैसे हटाएंगे?
सिलेक्ट नन फ्रॉम बॉर्डर टैब, अब ये चीज़ तो गलत है। ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल, फॉर्मेट सेल टूल बार एंड देन चूज़ फर्स्ट टूल, नहीं ऐसे नहीं होगा। बोथ ऑफ द अबव, नहीं। नन ऑफ द अबव, ये चीज़ सही है। बॉर्डर हटाने के लिए आपको होम टैब में सबसे पहले ऑप्शन मिल ही जाता है, वहाँ पर जाकर नो बॉर्डर कर दीजिए, हट जाता है। 43वां सवाल है, डैश डैश इज़ नॉट वैलिड डेटा टाइप इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? तो कैरेक्टर वैलिड डेटा टाइप नहीं है। ये चीज़ लिब्रे ऑफिस में भी पूछी गई थी, कैल्क में कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर भी कैरेक्टर ही था ऊपर। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज़ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल क्या है? तो एम एस एक्सेल भी आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द रो लिमिट ऑफ एम एस एक्सेल 2019। एम एस एक्सेल 2019 की रो लिमिट क्या है, कितनी रोज़ इसमें हो सकती हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका रो लिमिट है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, 10,48,576। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रोज आर डिज़ाइंड एज, तो स्प्रेडशीट रोज को डिज़ाइन किया जाता है, जो स्प्रेडशीट की रोज होती हैं उसमें 1 2 3 4 होता है। इस साइड जो है 1 2 3 4 होता है और इस साइड कॉलम के साइड ABCD होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 47वां सवाल, डैश डैश लॉजिकल फंक्शन इंडिकेट्स ट्रूज ओनली इफ द आर्गुमेंट्स आर असाइंड एज ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज। तो ये कौन सा आर्गुमेंट है जो ट्रू आपका आउटपुट देगा जब दिए गए सारे आर्गुमेंट ट्रू हैं? मान लीजिए एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट, तीन आर्गुमेंट दिए जाएं और ये आउटपुट में ट्रू तभी आए जब तीनों ट्रू हों, ऐसा काम कौन करता है? और एंड इफ़, तो ऐसा काम एंड करता है। एंड की कंडीशन ये है कि दिए गए सारे आपके एग्रीमेंट्स, सारे आपके आर्ग्यूमेंट्स ट्रू रहें तभी ट्रू आउटपुट आएगा, एक भी फॉल्स होने पे फॉल्स हो जाएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, ये ऊपर हो चुका है, इसको सेल कहते हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, द ग्रेटर दैन साइन एग्जाम्पल एंड डैश डैश ऑपरेटर। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? क्या ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, कंडीशनल का है, लॉजिकल का है या ग्रेटर का है? तो ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आखिरी सवाल, उम्मीद है आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए, डैश डैश इज़ अ करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन का करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो बी वाला ऑप्शन, इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट में लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू जिसे टेस्ट करना हो, उसके बाद ट्रू वाली कंडीशन और उसके बाद फॉल्स वाला आउटपुट। मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इफ़ लगाना है, फिर जो कंडीशन रखनी हो वो सारी चीज़ें लिख दीजिए यहाँ पर, उसके बाद ट्रू आने पे क्या होगा, फिर फॉल्स आने पे क्या होगा यहाँ पर लिख दीजिए। इसी तरीके से इफ़ चलता है। तो ये आज के 50 सवाल थे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।